हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट के पेपर को लेके। तो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है और ऐसे में जो कम समय है उसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम करेंगे। कुछ यूनिट्स हम करेंगे जिनसे परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे गए थे। तो फिलहाल जो हमारा क्रम चालू है वो है प्रीवियस ईयर के पेपर का और इसके साथ ही हम टॉपिक्स में भी प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो चलिए, ये मेरे पास जो पेपर है वो है, यहाँ पे आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं कि 10 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो कंटिन्यू मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जब स्वर के साथ स्वर को हम मिलाते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी परिभाषाएं जो है याद रखनी है, क्योंकि परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप संधि पढ़ेंगे तो संधि की परिभाषा क्या है वो आपको पता होना चाहिए, संधि के कितने प्रकार हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए संधि क्या होता है, वर्णों के मेल को, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। जब दो वर्णों को आपस में मिलाया जाता है, वर्णों, ठीक है, वर्णों को जब आपस में मिलाया जाता है तो वहाँ पे हमारा संधि होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब शब्दों को मिलाया जाता है तो उसको हम समास कहते हैं। तो ये मुख्य अंतर हो गया दोनों में, समास और संधि का क्या फ़र्क होता है। फिर इसके पास जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि संधियाँ कितने प्रकार की होती है। फिर इसके बाद बात आती है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये प्रश्न भी इन पे भी अलग से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या जमा आलय। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होगा। तो सर्वोत्तम का क्या होगा? सर्व जमा उत्तम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत जमा चारण। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोजस्वी। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा मता जमा, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, मता, मता नहीं होगा, यहाँ पर होगा महा जमा ओजस्वी। तो वो शब्द बन जाता है हमारा महोजस्वी। तो यहाँ पे मता नहीं होगा, महा होगा। ठीक है, महा जमा ओजस्वी। नेक्स्ट है, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास क्या होता है? विस्तार होता है? नहीं होता है। लंबा होता है? नहीं होता। सब समास होता है संक्षेप, किसी चीज़ को संक्षेप कर देना, छोटा कर देना। जैसे रसोई के लिए घर बड़ा हो गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रसोई घर। राजा का पुत्र बड़ा हो गया, राजपुत्र बोल देंगे। ऐसे ही इसी को हम समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जिस पद का पहला पद संख्यावाचक, संख्यावाचक किसमें होता है? कर्मधारय नहीं होता, द्वंद्व, द्वंद्व में भी नहीं होता, तत्पुरुष नहीं होता, तत्पुरुष में क्या होता है? कारक होता है। कर्मधारय है जो, द्वंद्व दो की बात हो रही है, यहाँ पे द्विगु संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो देखिए इसका तात्पर्य क्या होता है? घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी घन को क्या होता है? बादल। तो जो बादल के समान काला हो, और बादल के समान कौन काले होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण। तो किसी थर्ड की ओर जब संकेत होता है तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया? वहाँ पे हमारा बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमदाता शब्द में समास है। तो अब एक बात बताइए, तमदाता क्या होगा? तमदाता यानी अंधकार को प्रदान करने वाला। तो अंधकार को देने वाला
तो ये यहाँ पे हमारा उत्तर ही गलत हो जाएगा। तम का अर्थ होता है अंधकार को प्रदान करने वाला। अब इसका ऑप्शन जो है तत्पुरुष माना गया है, और इसमें क्या होता है, जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए गलत है। चलिए ये उत्तर जो माना गया है वो मैं आपको बता रही हूँ, तमदाता यानी कि अंधेरे को देने वाला। चलिए जलज शब्द में समास छांटिए। अब जलज, जलज क्या होता है, जल में रहने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जलज जल में उत्पन्न होने वाला, और जल में जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, कमल। तो यहाँ पे किसी तीसरे की ओर जब संकेत है कि जल में रहने वाला, वहाँ पे हो जाता है हमारा बहुब्रीहि समास। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है गद्यांश। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। फिर क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि फसलें और पके फल किसकी देन है। तो देखिए फसलें और पके फल ये नदियों की देन है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची भावना है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो क्वेश्चन है भगवान राम ने किसका संहार किया था। तो भगवान राम ने जो है राक्षसों का संहार किया था। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये तो वही है। अब इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि सुख दुख में कौन सा समास है। देखिए सुख और दुख, तो जब दोनों में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो और बीच में डैश हो, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट है, मैत्रेय की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो तो दे दो 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुश से खाएंगे। परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी न दे सका। आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब प्रश्न क्या है, कवि ने किस बात को असाध्य कहा है। तो श्री कृष्ण को बंदी बनाना, यानी भगवान को भी बंदी बनाना, इस चीज़ को कवि ने असाध्य माना है। नेक्स्ट है, यही सेम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है भगवान का पर्यायवाची है। तो भगवान का पर्यायवाची क्या है, प्रभु होता है, ईश्वर होता है, परमात्मा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या है, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, चेतावनी दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से, ये किसका उदाहरण है, चाकू से, ये उदाहरण है कर्ण का। चाकू से सेब को काटा जा रहा है। तो उसके द्वारा क्या है, काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उसका भाई व्यापारी है।
उस वाक्य में विधेय क्या है? तो वाक्य में विधेय है व्यापारी है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बपौती में मूल शब्द है, तो बपौती शब्द किससे बनता है? बाप से। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में किस में अपादान कारक की विभक्ति है? देखिए अपादान कारक में क्या होता है? अलग हो जाना, ठीक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, माँ ने बच्चे को सुलाया, बिल्ली छत से कूद पड़ी, शिकारी ने शेर पकड़ा। अब देखिए कुल्हाड़ी से तो काटा ही जा रहा है, तो काट रहा है, बच्चे और माँ के बीच तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो अलग तो नहीं हो रही, सुला रही है तो अलग नहीं कर रही, लेकिन बिल्ली जो है वो छत से कूदकर अलग हो गई। तो यहाँ पे भी जहाँ पे भी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। कारक के कितने प्रकार हैं? तो कारक 8 प्रकार के हैं। चलिए नेक्स्ट है, रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब वो घर जा रही है तो रुचि जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब भी हमारे कर्ता पे बात आती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कर्तृवाच्य हो जाता है। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छाती फुलाना, सांस रुक जाना, गर्व करना, दुखी होना, लज्जित होना। गर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट है सिर चमकना। सिर चमकना क्यों होगा? भाग्य खराब होना, भाग्योदय होना, भाग्योदय नष्ट होना, इनमें से कोई नहीं। तो सिर सितारा चमकना, सितारा कब चमकता है? भाई भाग्योदय हो गया, उसके सितारे चमक रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, घात लगाना, चोट लगाना, धक्का देना, भाग जाना, मौका ताकना। तो देखिए बिल्ली, हम बोलते हैं ना बिल्ली घात लगा के बैठी हुई है चूहे को पकड़ने के लिए, क्या हो गया? मौका ताक रही है कि कब उस पर झपट्टा मारो। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह छिपा लिया, भाई लज्जित हो गई, शर्म आ गई, या फिर कोई ऐसा काम किया कि उसको मुंह छिपाना पड़ रहा है, बोलते हैं ना। नेक्स्ट है टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो टांग अड़ाना, कोई काम हो बीच में टांग अड़ा दो, क्या हो गया? मुश्किल डालना, अड़चन डालना, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे मुर्दा दफनाना, भूसे रहना, बात छुपाना, बती हुई बात फिर से निकालना। अब यहाँ देखिए गड़े मुर्दे, मुर्दे गा रखे हैं, उसको उखाड़ दिया तो क्या हो गया? बात छिपी थी, मुर्दा गड़ा हुआ था अंदर, उसको बाहर निकाल दिया, तो दबी हुई बात फिर से बाहर निकालना। काला अक्षर भैंस बराबर, अब इसका अर्थ क्या है? साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना, बुद्धिमान होना। निरक्षर होना कि काला अक्षर जो है वो भैंस के बराबर ही है उसके लिए, कि क्या लिखा है उसको पता ही नहीं है। कलम तोड़ना, अब इसका अर्थ क्या है? अर्थहीन लिखना, बढ़िया लिखना, दोषपूर्ण लिखना, कलम खरीदना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बढ़िया लिखना, यानी कि उसने इतना अच्छा लिख दिया कि कलम ही तोड़ दिया, कलम को भी मात दे दी, तोड़ दिया। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मकड़ी जाला बुन रही है, चलिए ठीक है वो काम कर रही है, भाई इस कार्य में तुम्हारी भलाई है। चूहे कपड़े कुतर गया, विधवा विलाप करके रोने लगी। देखिए विलाप करके रोने लगी, नहीं विलाप करने लगी, ये हो जाएगा विधवा विलाप करने लगी। हालांकि यहाँ भी गलत होना चाहिए कि चूहा कपड़े कुतर गया, चूहे कपड़े कुतर गए या फिर चूहा। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो नहीं होगा, यहाँ पर मेरे अनुसार बात की जाए तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है? चूहे कपड़े कुतर गया, चूहा कपड़े कुतर गया, ये हो सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराये घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य है, भारत में अनेक राज्य हैं, ना कि अनेकों राज्य है, ठीक है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह सुंदरतम गाड़ी है, साड़ी है, घातक विष सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, आज उसके रहस्य का राज खुला। तो देखिए यहाँ पे इसने शुद्ध रूप क्या बताया है? घातक विष, सुंदर शोभा, यहाँ होगा विष शोभा और कुवृष्टि, ये होगा इसका शुद्ध रूप। चलिए बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रमेश बैलों को रस्सी से बांधकर लाया, माँ ने कहानी सुनाई, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, वे आज मथुरा से आएंगे।
तो यहाँ पर जो है इन्होंने सी ऑप्शन को करेक्ट बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कच्चे तेल की कीमत घट गया है, तो कच्चे तेल की कीमत घट गई है, ना कि गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, तो ये जो रेखांकित शब्द है बहुत सुंदर है, तो ये क्या है? विशेषता बता रही है किसकी? गुड़िया की, गुड़िया कैसी है? सुंदर है, तो विशेषण हो क्या? नेक्स्ट है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो उसको हम पदबंध कहते हैं। नेक्स्ट है, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, तो यहाँ पर जो पदबंध है वो क्या है? अंधेरा होने से पहले किसान, तो यहाँ पे जो पदबंध है वो आपका हो गया संज्ञा पदबंध। ठीक है, कौन खेत से लौट कर आ गया भाई? किसान आ गया। कब आ गया? अंधेरा होने से पहले आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, दहाड़ने वाले तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्वनाम पदबंध आ गया। नेक्स्ट है, सुबह से शाम तक, तक जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे अव्यय पदबंध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह वाक्य कौन सा होता है? तो कर्मवाच्य होता है। मोहन चित्र बनाता है, कौन सा वाक्य है? तो कर्तृवाची, क्योंकि मोहन क्या है? करता है और वो क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। नेक्स्ट है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो इसमें कर्म के अनुसार है। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, तो मुझसे क्या गया? कर्म हो गया। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, तो मोहन संज्ञा है। पूनम ने अपने बारे में बताया, ये भी संज्ञा है। मैंने पुस्तक पढ़ी, उसके द्वारा गाना गाया गया। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो है वो मैंने, ये क्या है? कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में जो है क्या है? मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, तो यहाँ पे मोहन क्या है? कर्ता हो गया। पूनम भी क्या है? कर्ता हो गई, लेकिन मैंने उसके, ये दोनों क्या हो गए? कर्म हो गए, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आयोग के द्वारा जो है बी ऑप्शन माना गया था। चलिए नेक्स्ट है, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने अपनी किताब उसे उसी दिन दे दी थी। फिर नेक्स्ट है, वह मुझे देखा तो घबरा गया, उसने मुझे देखा। मैं किताब पढ़ा हूँ, मैंने किताब पढ़ा है। हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, हमने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे ए जो है वो शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्यार्थी ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। वह लड़की को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड के योग्य है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही बताएं। देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं, अवस्था या हालात अच्छे नहीं है या दशा अच्छी नहीं है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो उसे मृत्युदंड मिला। देरी न करना, ना होता है ना कि ना होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट है, ये शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तालाब में छोटा मंदिर है, तो तालाब में कैसे ये छोटा मंदिर है? ठीक है, कोई काम में शीघ्रता ना करो, तो किसी काम में शीघ्रता ना करो। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न होना चाहिए मोहन को लड़की हुआ है, मोहन को लड़की हुई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यहाँ पे शुद्ध है। चलिए बाकी प्रश्न, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है?
तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो यहाँ पे मिश्र क्या है, दो वाक्यों को जोड़ के बनाया गया है। रोगी को उल्टी हो गई, ये दूसरा वाक्य है, ये वह चलने का प्रयास कर रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि आ गया तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट है शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे व्यंग। को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पे कौन सी व्यंजना है, तो यहाँ पे शाब्दी व्यंजना है, जहाँ पर शब्द की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है, तो व्यंजना में जो है अन्य अर्थ प्रकट होता है। शाब्दी में शब्द पे, अभिधा में शब्द पे, लक्षणा पे लक्ष्य जो है यानी अर्थ पे हो गया, और व्यंजना में किसी अन्य अर्थ पे। ठीक है। नेक्स्ट है दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यह कौन सी शब्द शक्ति है, तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि ये लड़का कैसा है, दुबला पतला है, उसको हमने क्या बोला, दारा सिंह बोल दिया, तो ये व्यंग कर रहे हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है। मुस्कान कैसी है, सुमनों की तरह, पुष्प की तरह। तो यहाँ पे क्या है, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी। तो यहाँ पे अर्थ पर जोर डाला जा रहा है, तो यहाँ पे अर्था अलंकार है। नेक्स्ट है काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो, तो जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों पे जोर हो तो वहाँ पे उभय अलंकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अब यहाँ पे देखिए जो पानी शब्द है उसके सबके अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों। नेक्स्ट है उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, संशय की बात हो रही है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पर क्या कही गई है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, कि कोई लाख कर लेकिन बिगड़ी बात जो है वो बन नहीं सकती। कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो, कि अगर फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो तो वो माखन अलंकार नहीं होगा। तो दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जहाँ पे मैं उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिभाव, उसका अर्थ भी हमें पता चल जाता है, यहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। नेक्स्ट है खोले जू की वार तुम कोही एती बाट, हरि नाम है हमारी बसा कानन में कानन प्रहार में। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा आराम, तो यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा शब्द के अर्थ अलग अलग हो रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट है एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकासे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट है रेशमी कलम से भाग्य लेस लिखने वालों, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे क्या है, रेशमी कलम। तो कलम पर क्या है, रेशमी होने का आरोप लगाया है, कलम पर रेशम के होने का आरोप लगाया है कि रेशम जैसा है। और भाग्य लेस, भाग्य पर लेस का। ठीक है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार का कौन सा उदाहरण है, विमल वाणी ने वीणा ली, व वर्ण के अनुप्र, तो यहाँ पे अनुप्रास हो गया। काली घटा का घमंड घटा, यमक। माया दीपक नर पतंग, तो माया पर दीपक का और नर पर पतंग होने का आरोप लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूपक अलंकार आ जाएगा। ठीक है। सीता का मुख मानो चंद्रमा हो, मानो आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो गया, यहाँ पे आपका यमक हो गया, यहाँ पे अनुप्रास हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कंज कली कलिका लतान सिर पर सारी है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे देखिए
क वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास हो गया। और इसके अलावा कंज, कली, कलिका, लतान, तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार भी है। तो यहाँ पे दोनों ही अलंकार हो गए, तो ए और बी दोनों है। ठीक है। सब प्राणियों में मत, मनो, मयूर, आहा, नाच, रहा, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है कि सब प्राणियों पर क्या है, मत, मनो, मयूर, तो मन में क्या है, मन पर मयूर होने का आरोप प्रत्यारोपित किया जा रहा है, तो रूपक अलंकार हो गया। नेक्स्ट है पिया सो कहेऊ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग विहर जरी। अब यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जो है सोधनी विहिक जरी, टेक धुआं हम लाग, तो यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट है बहुत काली सिल जरा से, लाल केसर से, की जैसे धुल गई हो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो जरा से कि जैसे धुल गई हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, यहाँ पे क्या आ गया, मानो आ गया, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। फिर नेक्स्ट है फूले हैं कुमुद फूली, मालती सघन बन फूले, तारे मानो, मानो आ गया, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा हो गया। नेक्स्ट है नित्य ही नहाता शीर सिंधु में कलाधर है, अब यहाँ पे क्या है, सुंदर तवानन की क्षमता की इच्छा से, अब शीर सिंधु, अब यहाँ पे क्या गया आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको मानो मनु ही मिले तभी आप इसको बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बैर सुनिया जब से मधुर, तब ते सुनत न बैन, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अब क्या कह रहे हैं, बैन सुनिया जब से मधुर, तब ते सुनत न बैन। बैन शब्द के जो है यहाँ पे अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, विरोध हो रहा है दोनों ही शब्दों में, यहाँ पे विरोधाभास है। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े, तो यहाँ पे भी क्या है, विरोध हो रहा है शब्दों में, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। नेक्स्ट है पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अब पत्थर पर मुलायम होने की बात कही जा रही है, तो दो विरोधी भाव हो गए, तो यहाँ पे विरोधाभास हो गया। नेक्स्ट है विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत, अब गोदावरी क्या है, अमृत फल दे रही है, तो यहाँ पे भी क्या है, बात का विरोधाभास हो रहा है। नेक्स्ट है उससे हार होड़ लगाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उससे हारी होड़ लगाई, एक तरफ तो हार गई और दूसरी तरफ क्या कह रही है कि होड़ भी लगाई, तो यहाँ पे भी बातों का विरोधाभास हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है छिदि धातु का शाब्दिक अर्थ होता है, तो छिद धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ढकना या फिर आच्छादित करना, तो दोनों ही होता है, तो अ और ब दोनों। नेक्स्ट है जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे हम कहेंगे, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारणों में अधिक समय लगता है, और प्लुत जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, जैसे ओम। नेक्स्ट है छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं, तो उसको हम यति कहते हैं। नेक्स्ट है चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी, तो ये जो आप चन बोलते हो तो इसमें कौन सी मात्रा होगी, तो इसमें गुरु होगी। ठीक है ना, क्योंकि च भी हो गया और अंक की मात्रा भी हो गई, और सिर्फ च होता तो हम लघु बोलते, लेकिन यहाँ पे चंग हो गया है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो भगण में जो है एक गुरु और दो लघु होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जिस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसको कहते हैं, तो उसको हम उपेंद्र वर्जा और इंद्रवजा कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कवित्त वार्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल इसमें 31 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ, यहाँ पे कौन सा छंद है, तो यहाँ पे द्रुत विलंबित छंद है क्योंकि इसमें 12 वर्ण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है,
आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो पूरा प्रचार करती करुणा जहाँ थी। तो यहाँ पे वसंत तिलका है, ठीक है। भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है? तो भुजंग प्रयाति जो है वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देखिए, भुजंग प्रयाति वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो 4 यगण से मिलकर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है, काव्य गुण क्या होते हैं? तो देखिए, काव्य में सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व, काव्य में रस, अलंकार और छंद का समावेश, काव्य का स्वरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काव्य में सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व को हम काव्य गुण कहते हैं। और काव्य गुण जो है वो वैसे तो हम 3 ही बोलते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो है काव्य गुण 10 माने गए हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, पद सुकुमारता, अर्थशक्ति, उदारता, कांति, माधुर्य एवं ओज, ठीक है। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है मम्मट। नेक्स्ट है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पे कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पे प्रसाद गुण है। नेक्स्ट है, काव्य निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? प्रसाद, समाधि, समता। तो देखिए, भरत मुनि ने जो है काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जो कि है श्लेष, प्रसाद, समता। तो देखिए, इसमें प्रसाद भी है, समता भी है, समाधि भी है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके उत्तर जो है सारे इसमें ऑप्शन में आ रहे हैं, तो इनमें से सभी होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी है? तो आचार्य वामन की रचना है। चलिए नेक्स्ट है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो रस के जो है 9 प्रकार इन्होंने माने हैं। कौन कौन से माने हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ठीक है। नेक्स्ट है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली की सौबिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे श्रृंगार रस जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस देखिए, हास्य नहीं होता, उत्साह नहीं होता, भय नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि करुण जो है इसका भाव हो जाता है शोक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये इसमें किसकी प्रधानता है? तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। ये किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है, भयानक रस का स्थायी भाव है। तो भयानक रस का होता है जुगुप्सा, भयानक रस जो होता है उसका होता है भय। भयानक यानी भय में डर की बात हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे हमने 100 प्रश्नोत्तरी कर ली। ये क्वेश्चन का जो हमारा सेट था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो और भी प्रश्नोत्तर जो पेपर में आए थे, PYQ में आए थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।